जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, लगातार 2-4 एपिसोड से मैं उन जाटों को जाट कह रहा था, क्योंकि हमारे मराठी में जाटों को जाट कहा जाता है। TH होता है, ना कि सिर्फ T होता है। चलो ठीक है, हमारे सिंह साहब ने तुरंत मेरी जो ये चूक है वो मेरे पॉइंट आउट कर दी, और आगे से सिंह साहब मैं जरूर ध्यान रखूंगा जब उच्चारण करूंगा। मित्रों, 1770 में मोमिन अफगानी हमारा जो नजीब है वो 31 अक्टूबर 1770 को कब्र में ढकेल दिया गया। उसकी कब्र वहीं नजीबाबाद में पत्थरगढ़ में बनाई गई थी। उसका लौंडा था जाबेदा खान। जाबेदा खान तो जमानत के तौर पे मराठों ने अपनी छावनी में ही उसको रखा था। मराठे अब भी मित्रों दोआब में ही थे। दोआब यानी गंगा जमुना बेसिन जो कहते हैं वो दोआब। वैसे दोआब दो है, एक पंजाब साइड भी दोआब है, ये उत्तर प्रदेश का दोआब है। अक्टूबर 70 में ये जो गंगा जमुना का जो पानी बढ़ गया था ना बारिश की वजह से, वो कम होने लगा, तो बाढ़ भी पूरी तरह से चली गई। अब बाढ़ चली जाने से मराठों का वहां पे उस एरिया में जो संचार था ना वो सुकर हो गया। यमुना पार कुछ टुकड़ियां 2-2.5 महीने से फंसी हुई थी, जिसमें रामचंद्र कानड़े भी थे, हमारे सेनानी। अब वो भी अक्टूबर चलते यमुना के इस पार आ गए। वो शुक्रताल में 10 वर्ष पूर्व दत्ता जी का जो पूर्व अनुभव था ना, उससे सीखते हुए हमारे इस रामचंद्र कानड़े सेनानी ने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखा के सिर्फ फौज नहीं, हमारे सेना के जानवरों को भी सुरक्षित रखने का काम किया है। मित्रों, ये तो आपको पता ही है कि युद्ध नीति में लॉजिस्टिक्स का हमेशा महत्व रहता है। हम इतिहास में सुनते भी हैं, कई कबार अपने दोस्तों में सुनाते भी हैं, लेकिन उस वक्त अक्सर हम लॉजिस्टिक्स को अनदेखा करते हैं। एक याद आया, 2011 या 12 AK एंटनी थे हमारे संरक्षण मंत्री। उन्होंने कहा था, संसद में कहा था, बल्कि प्रश्न उनको पूछा गया था कि भाई सीमावर्ती क्षेत्र में अभी भी रोड का जाल हमारा क्यों नहीं है। एंटनी ने कहा था कि सीमा क्षेत्र पर रोड का ना होना ये रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वहाँ पे हम रोड सुविधा नहीं देते हैं तो चीन को भी सीमा के अंदर घुसने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये उत्तर था हमारे संरक्षण मंत्री का 12-15 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गलवान के समय आपको तो पता है कि 4-5 महीने दोनों सेनाओं का आमने सामने स्टैंड ऑफ बना रहा, बर्फ में भी बना रहा। मित्रों, ये स्टैंड ऑफ जो हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे रोड नेटवर्क का परिणाम था। वहां तो सारा अत्याधुनिक युद्ध साहित्य कुछ ही दिनों में पहुंच गया था। ये किसके वजह से हुआ? अच्छे रोड नेटवर्क की वजह से। लॉजिस्टिक्स में जो हमने सुधार किया है ना गत 10 साल से, उसका ये परिणाम है कि आज राफेल भी वहाँ है, आज बोफोर्स भी वहाँ पहुँच गई है, और ड्रोन भी तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पहुँच गए होंगे। तो 1760 की जो गलतियाँ मराठों से हुई थी वो 1770 में मराठों ने सुधारी। जान माल और हमारे जानवरों का दाना पानी दोनों को हमारे सेनानी ने सुरक्षित रखा। 1760 में
मेंदड़े थे, गोविंदराव थे, भाऊ थे, अब वो तो चले गए, लेकिन ये रामचंद्र गणेश कानड़े जैसा एक नया सक्षम नेतृत्व हमारे सामने आ गया। सारे मराठी सरदार आपको तो पता ही है कि अंतर्वेदी में ही गत 5-6 महीने से थे। अब अंतर्वेदी में रह के जाटों का अनदेखा वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने किया भी नहीं। जाटों की तरफ उनका ध्यान सदैव था, वो सजग थे जाटों को लेकर। जाटों का जवाहरमल जी गए, नवल सिंह और रंजीत सिंह में युद्ध हुआ, आगे गोवर्धन संग्राम हुआ। गोवर्धन संग्राम के मित्रों बाद भी ये चर्चा, उनकी जो शिष्टाई है ना राजनीतिक, वो लगातार शुरू थी। 1.5-2 साल के बाद 8 सितंबर 1770 को आखिरकार जाटों में ये गृह कलह समाप्त हुआ। मराठों की मदद से बकायदा करार किया गया। करार में विधेय थे, पहला, नवल सिंह मराठों को किश्तों में 65 लाख रुपए देंगे। दूसरा, अगले 5 साल सालाना 11 लाख रुपए का चौथ जो बकाया था वो भी देंगे। 3, रंजीत सिंह को भरतपुर रियासत से 20 लाख राजस्व का एक सूबा तोड़ के दिया जाएगा। ऐसा करार हुआ। आगे 21 दिसंबर 1770 का पेशवा का एक पत्र है, माधवराव उस पत्र में स्पष्ट कहता है, भाऊ साहेब के बाद ये उत्तर के उन्मत्त रियासतदार नवाब राजे राजवाड़ों पे शिकंजा कसा जाए। सभी को कायदा कानून के दायरे में लाने का काम आप दोनों का यानी रामचंद्र कानड़े और विसाजी कृष्ण का है। शिंदे होळकर भी आपके साथ है और मुझे विश्वास है कि वो ज्यादा शौर्य दिखा के आपका साथ निभाएंगे और आप सभी सरकार का सम्मान भी बढ़ाओगे, मुझे विश्वास है। नीचे आज उत्तर के इस अभियान को लगभग 20 माह हो चुके हैं। आप सभी ने इन 20 महीनों में आपने किए हुए कामों का मनन करना जरूरी है। जाट अभी तक वहां सत्ता में क्यों है? दूसरा, अगर जाट चौथ देने को राजी है तो वो राशि कहाँ है? तीसरा, समरू फिरंगी सही सलामत अभी भी अधिकार में क्यों है? चौथा, नजीब ने आपको अंतर्वेदी में प्रवेश दिया, चलो ये तो नजीब ने ठीक किया, लेकिन जान की बाजी लगाकर मावड़ों ने अंतर्वेदी में हर युद्ध जीता है, लेकिन उस युद्ध में जीत का श्रेय नजीब का कैसे हुआ या किसने दिया? छठा, अभी तक 1 पैसा भी यहां सातारा के खजाने में नहीं पहुंचा है, क्यों? उसके बाद माधवराव लिखता है, अब नजीब तो मर चुका है, हमारी पीड़ा हमेशा के लिए चली गई है। उसके घर में गृह कलह और सारे शत्रुओं का पारिपात्य करने का ये अभी सुवर्ण काल है। ये जबेता प्रकरण से पहले दिल्ली कब्जाने की सोचो। दिल्ली कब्जानी थी, वहां शूजा को वजारत आप दे दे और बादशाह को तख्त पे बिठाने की कुछ नई योजना बनाए। होळकर जाबेदा के रिश्ते पहले से मधुर है, कहा सुनी होगी, वाद विवाद भी शायद होगा, लेकिन आप तीनों के बिना होळकर क्या कर सकते हैं? दूरत जबेदा को छोड़ दे, सिर्फ ताकीद दे के
अपने गृह क्षेत्र में उसे बाहर निकाल कर दे। उसे तो बाद में भी निपटाया जा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य दिल्ली विजय है। आप वो ना करके दूसरे कामों में व्यस्त है। हाँ, मूल लक्ष्य से ना भटके, आज्ञा का जरूर पालन करे। आज सर्वप्रथम दिल्ली विजय की योजना बनाए। स्वामी का कृपाभिलाषी बनने की कोशिश करे। मित्रों, ये सब माधवराव 1500 किलोमीटर पुणे में बैठ के लिख रहा था। वहाँ रोहिला खंड में कानड़े अहमद शाह बंगश को काबू करने की लगातार कोशिशें कर रहा था। बंगश को सहारा था पहले नजीब का, लेकिन अब नजीब तो मर गया था। जाबेता, उसका बेटा, कैद में था मराठों के, और महादजी के निर्देश पर जाबेता पर सख्त पहरा भी लग गया था। प्रयागराज से हमारा अय्याश जाहिल मोमिन जाबेदा के लिए उसका नया नियुक्ति पत्र और वस्त्र भेजता रहा। जैसे वस्त्र और वो नियुक्ति पत्र मराठों के छावनी तक पहुंचा, तुरंत रामचंद्र कानड़े ने उसे जब्त किया, क्योंकि महादजी का स्पष्ट आदेश था कि रोहिलाओं से हमने किए हुए करार की जब तक पूर्तता नहीं होती, जाबेदा को बंधक बना के रखा जाएगा। लेकिन होड़कर तो होड़कर है भाई, उनके खुद के नियम है, उनके खुद के कानून है। तुकोजी को ये जाबेता खान पर जाती लगी। वैसे भी जाबेता ने तुकोजी से शिकायत कर ही रखी थी। पानीपत के समय युद्ध भूमि से मल्हार बा को नजीब ने निकाला था। अब उसका हवाला नजीब के बेटे जाबेदा ने मल्हार बा के बेटे तुकोजी को उसका हवाला देके खुद को मुक्त करने की विनती शुरू कर दी। तुकोजी ने भी एक रात को गुप्त रीत्या जाबेदा को तंबू से निकाल के कैद से आजाद किया। जाबेदा तुरंत नजीबाबाद चला गया। अब मुक्त हुआ जो जाबेदा था तो आखिर मोमी नहीं, बस आ गया अपनी औकात पे। बादशाह से मीर बख्शी पद मिलवाने में वो जुट गया था कि किसी भी तरह बादशाह से मीर बख्शी पद का नियुक्ति पत्र फिर से एक बार बादशाह मुझे दे। अच्छा, ये भी चल रहा था। तुरंत मराठा विरोधी जो कट कपट कारस्थान उसका बाप कर रहा था, बेटे ने भी वही शुरू किया। बंगश तो उनके साथ ही था। मित्रों, लास्ट एपिसोड में मैंने बंगश और मराठी के बारे में आपको सुनाया था। वो 16.5 जिला जो ताम्रपट बनवा के बंगश के बाप ने जो मराठों से ताम्रपट बनवा के करार दे के जो दे दिए थे 16.5 जिले, वो 16.5 जिले कानड़े ने फिर मांग लिए। अब उस पत्र को बंगश ने दुर्लक्षित किया, ये मैंने आपको बताया है। मराठों ने बंगश के इलाके में गांव में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आखिरकार असहाय होके बंगश नाराज हुआ और युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। हाफिज रहमत भी उस वक्त इस अहमद शाह बंगश के साथ था। दोआब यानी मोटा मोटी आप ये पकड़ लो, इटावा से ऊपर रामपुर, बरेली वगैरह, बिजनौर ये जो भाग है ना, वो अहमद शाह बंगश के कब्जे में था। अब उस प्रदेश में मराठों ने भूतो न भविष्यति मित्रों मारकाट की है। 15 दिसंबर 1770 15 दिसंबर को रामचंद्र कानड़े और महादजी इटावा से सीधा फर्रुखाबाद में अहमद बंगश के गांव पर चढ़ गए।
वैसे तो मैंने बताया है कि 4-5 महीने वर्षा ऋतु में भी इधर उधर गांव-गांव में झड़पें तो चल ही रही थी इन दोनों की, लेकिन 15 दिसंबर को इसका अंत हुआ। बंगश को अपने किले में हरम में शरण लेनी पड़ी और ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान सिद्ध हुआ। आखिरकार सफेद निशान लेके स्वतः बंगश किले के बाहर आ गया। मन पर पत्थर रखे बंगश ने 21 जनवरी 1771 को मराठों से अंतिम संधि भी कर ली। 22 लाख रुपए दंड देने की बात कर ली। पानीपत पूर्व जितना भी मराठों ने जीता हुआ प्रदेश था ना, वो मराठों को देने की बात कही और बंगश अपना प्रदेश सुरक्षित रखेगा, इसकी गवाही मराठों ने दी। आखिरकार मित्रों 1771 में उसने जाके शरणागति का एक पत्र भी पुणे भेजा है। बंगश की ये जो चिट्ठी है ना, ये बड़ी वाचनीय है। वंदे मातरम।